मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास कौदिक केसी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रीवियस क्लास में अपने चर्चा की थी व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं थी जिन्हें डेविड ईस्टन ने बताया था। आज अपन चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के, यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्लास होगी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और टॉपिक जो होगा उत्तर व्यवहारवाद। ये जो है उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के अपना चर्चा करें। अब देखिए, पहले अपन पढ़ रहे थे व्यवहारवाद को, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पे जो बल दिया गया था और जिसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वो पक्ष विशेषकर जिसमें उसके व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सकता है, ऐसे राजनीतिक व्यवहार जो था उसमें बल जो था वो व्यवहारवाद में दिया गया था। और एक सिद्धांत निर्माण की जो एक श्रृंखला जो थी राजनीति शास्त्रियों की वो प्रारंभ हुई थी। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई या व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में क्यों बदला गया, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास हमें करना है, ये समझना है कि भाई व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया। तो यहां अपन जब इस उत्तर व्यवहारवाद की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे तो अपन देखते हैं कि जो व्यवहारवादियों के द्वारा जो अध्ययन किया गया था या जिन सिद्धांतों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था वो उस तात्कालीन जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था के सामने अनेक प्रकार की जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन विकट परिस्थितियों से जो अपन कहेंगे निजात दिलाने में वो नाकाम रहे। समझ रहे मेरी बात को कि यहां व्यवहारवाद जो है वो उत्तर व्यवहारवाद में क्यों बदलता है। क्योंकि पहले आपने अध्ययन किया है व्यवहारवाद का, और व्यवहारवाद का अर्थ आपको पता है कि ये राजनीतिक विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है, खासकर ऐसा अध्ययन जिसका मापन, सत्यापन या पर्यवेक्षण किया जा सकता है। ये एक आंदोलन था, ये एक पद्धति थी, एक ढांचा था अध्ययन का, और ये अध्ययन राजनीतिक विज्ञान की स्वयं को परिभाषा न देकर के उसके अध्ययन का एक तरीका प्रस्तुत करता है, एक आंदोलन के रूप में चला था। लेकिन कालांतर में अपन व्यवहारवाद को जब उत्तर व्यवहारवाद के रूप में देखते हैं तो इस उत्तर व्यवहारवाद का जो मूल अपन ये देखें कि भाई उद्भव जो था इसका उद्भव क्यों हुआ। व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में क्यों बदला गया, क्योंकि व्यवहारवाद का जो वास्तविक जन्मदाता अपन ने पढ़ा था डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने स्वयं व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद के सुधार आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। क्या है? सुधार, यानी व्यवहारवाद में जो कमियां रही थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा किया गया था। तो यहां जो चीज सामने आ रही है वो आगे की एक सुधार आंदोलन, यानी उत्तर व्यवहारवाद, यहां देख सकते हैं आप उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। किस रूप में देखते हैं, उद्भव क्यों हुआ, तो यहां इसको व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है कि व्यवहारवाद में क्या कमियां रही थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास जो है वो उत्तर व्यवहारवाद में किया जाता है। तो यहां उत्तर व्यवहारवाद जो बेसिकली है वो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद ने जो व्यवहारवादी जो राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत निर्माण पे, तकनीक पर विशेष बल दिया, क्योंकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति जो होता है व्यक्ति है और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, और उसका जो राजनीतिक व्यवहार जो होता है कहीं ना कहीं किससे प्रभावित होता है, मूल्य प्रभावित है। इससे प्रभावित होता है, मूल्य प्रभावित होगा। आप मूल्य निरपेक्ष होकर के अध्ययन नहीं
कर सकते हैं। जबकि व्यवहारवाद का अध्ययन क्या था, मूल्य निरपेक्ष रह करके उसने अध्ययन पे बल दिया था। जबकि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो व्यवहार जो करता है किसी संस्था के प्रति या किसी अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनके प्रति जो व्यवहार करता है, मतदान की प्रक्रिया में है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में जब वो व्यवहार करता है तो निश्चित तौर से वो अपने मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है। और उसके मूल्य उस चीज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो व्यवहारवाद का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष था, जबकि राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होने से पूर्णतः क्या हो गया, निरश हो गया था। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान जो है उसका संबंध अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी। तो यहां जो समाज के सामने उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की बाद का जो वातावरण था, उस वातावरण को अगर अपन देखें, उन परिस्थितियों को अगर अपन देखें, तो निश्चित तौर से व्यक्ति के सामने ऐसी विकट परिस्थितियां जो थी वो उत्पन्न हो गई थी। अब विकट परिस्थितियों में आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का उद्भव हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अंतरराष्ट्रीय दृष्टिपटल पर अगर अपन नजर दौड़ाएं तो आपने पहले पढ़ा होगा उस समय किसका आगाज हो चुका था, शीत युद्ध का। शीत युद्ध का एक वातावरण जो था या शीत युद्ध की जो परिस्थितियां जो थी वो भी यहां पे क्या थी, बन चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीति शास्त्री ने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया और संपूर्ण विश्व के अंदर एक तनाव युक्त जो वातावरण था वो बन चुका था। ये कभी भी जो है तृतीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो बन सकती है। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध जो है वो हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और एक तरफ साम्यवादी जो सोवियत संघ था, दोनों में टकराव की स्थिति थी, दोनों में वैचारिक द्वंद्व जो था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और संपूर्ण विश्व के अन्य जो राष्ट्र थे उस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे एशिया के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे लैटिन अमेरिका के हो, बहुत सारे राष्ट्र जो थे नव स्वतंत्र राष्ट्र थे और उनके सामने सबसे बड़ी विकट स्थिति जो थी वो ये थी कि वो किसके साथ जाए। तो एक ऐसा वातावरण, एक आणविक युद्ध का भय कि कभी भी हो सकता है। परमाणु जो परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया, फिर सोवियत संघ के द्वारा किया गया, तो एक आणविक युद्ध का भय, अस्त्र शस्त्रों की जो होड़, तो ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पे विश्व के जो राष्ट्र जो थे वहां एक अराजक, एक आतंक का जो वातावरण था वो बन चुका था। व्यवहारवादियों ने जो अध्ययन किया, मानव के व्यवहार पे बेसिकली उन्होंने अपना अध्ययन का फोकस किया, लेकिन वो उन सामाजिक परिस्थितियों से समाज को बाहर निकालने में क्या हो गए थे, नाकाम हो गए थे। क्योंकि उनके जो अध्ययन जो थे वो किसी काम के नहीं रह सके, क्योंकि उन परिस्थितियों से समाज को उस भययुक्त वातावरण से मुक्ति दिलाने में उनके शोध जो थे वो सहायक सिद्ध नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में डेविड ईस्टन ने स्वयं व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदला था। और ये उसकी जो घोषणा थी, उन्होंने व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने कब बदला, 1969 में। अमेरिका की पॉलिटिकल साइंस जो एसोसिएशन थी उसका अध्यक्ष डेविड ईस्टन को बनाया गया था। अमेरिका की पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की एक बैठक थी 1969 में। स्थान था राष्ट्र अमेरिका और यहां पे पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक थी और उस बैठक का अध्यक्ष जो था वो डेविड ईस्टन था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदलने की आवश्यकता पे बल दिया और कहा कि व्यवहारवाद का, अब तक का व्यवहारवाद का जो अध्ययन है वो समाज को इन विकट परिस्थितियों में बाहर निकालने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हमें अब अपने अध्ययन के तरीके में बदलाव करना होगा। अर्थात हम मूल्य जो है, व्यक्ति का व्यवहार निश्चित तौर से मूल्यों से प्रभावित होता है, तो अपन व्यक्ति के उन मूल्यों का त्याग नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं अपने अध्ययन में व्यक्ति के उन मूल्यों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार व्यवहारवाद जो था वो उत्तर व्यवहारवाद में बदल गया था सर। और दूसरी ओर यहां उत्तर व्यवहारवाद जो है, ये उत्तर व्यवहारवाद जो बेसिकली बल देता है
आप अपने नोटबुक में तो साथ साथ लिखते रहे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट जो हर टॉपिक का जो पॉइंट्स है उनके सामने मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो यहां उन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों ने जो बल दिया वो तथ्य के साथ मूल्यों के समावेश पर बल, यानी कि व्यवहारवादी तथ्य पे बल दे रहे थे केवल और केवल। हमें किस चीज से सरोकार रखना, व्यवहारवादी क्या मानते थे कि हमें केवल तथ्य से सरोकार रखना, कोई भी घटना घटित हुई उस घटना के पीछे क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है, हमें वो फैक्ट पकड़ना है कि व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसके पीछे उसका जो मूल तथ्य है वो पकड़ना है। किसी व्यक्ति ने किसी राजनीतिक पार्टी के संबंध में कोई वोट डाला तो उसका जो व्यवहार है वो किस तथ्य से प्रभावित हुआ है, जाति के आधार पे हुआ है, धर्म के आधार पे हुआ है, या कोई और कारण है, उस तथ्य को पकड़ना। तो यहां तथ्य के आधार पे, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के तथ्य को नहीं छोड़ा है, तथ्य के साथ साथ मूल्यों के समावेश पर भी बल दिया है। यह हो गया। दूसरी ओर उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे थे। उत्तर व्यवहारवाद ने दो नारे दिए थे, और वो नारे क्या क्या थे वो आप देखिए। वो है कर्म व प्रासंगिकता, कर्म और प्रासंगिकता, ये उत्तर व्यवहारवाद के नारे। कर्म यानी कार्य, और प्रासंगिकता मतलब जो कार्य, जो कर्म आप कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य की प्रासंगिकता होनी चाहिए। जिसके संदर्भ में आप अध्ययन कर रहे हो वो शोध किसी कार्य के काम आ सके, उसकी कोई प्रासंगिकता हो, उसका कोई लाभ मिले, वो महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने कार्य के साथ कार्य की प्रासंगिकता पर भी विशेष बल दिया था। अब इसके बाद अपने माइकल जो हेंस है, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद की पुनरुक्ति के संदर्भ में क्या कहा वो देखना है कि जो माइकल हेंस ये क्या कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि परंपरागत जो था, परंपरागत जो दृष्टिकोण था, यह दृष्टिकोण किस चीज पे बल देता था? तो आप बताओगे सर मूल्यों पे। किस पे बल देता था? मूल्यों पे। दूसरी ओर उत्तर व्यवहारवाद भी किस पे बल दे रहा है? मूल्यों पे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि साहब परंपरावाद दृष्टिकोण जो था, परंपरागत दृष्टिकोण था, वो भी मूल्यों पे बल दे रहा है और उत्तर व्यवहारवाद भी मूल्य बल दे रहा है। तो कहीं क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है? लेकिन आप गौर से देखोगे तो यहां उत्तर व्यवहारवाद में क्या है? तथ्य के साथ मूल्य, यानी दोनों के समन्वय में उन्होंने बल दिया है। इसलिए माइकल हेंस ने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद जो दृष्टिकोण था उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें परंपरावाद और व्यवहारवाद जो था दोनों के गुणों को सम्मिलित किया गया है, और उसे अपने डायग्राम के माध्यम से, द्वंद्वात्मक पद्धति का जो डायग्राम है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं माइकल हेंस। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको बोल करके एक परिभाषा बता देता हूं। माइकल हेंस का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद, यानी ये परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी बात कर रहा हूं मैं, परंपरावाद या परंपरागत दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावाद व व्यवहारवाद के गुणों को या गुणों में समन्वय करने का या समन्वय करने पर बल दिया गया है। दोनों के गुणों को समन्वय सम्मिलित करने पे बल दिया गया है, जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। किस पद्धति से? द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। अब द्वंद्वात्मक पद्धति देखिए,
वाद, प्रतिवाद और संवाद। यहां वाद के रूप में है परंपरावाद। सबसे पहले परंपरावाद का उद्भव होता है। परंपरावाद में किस चीज पे बल दिया गया था? मूल्यों पे, मूल्यों पर बल। आप डायग्राम बनाते रहे अपनी नोटबुक में, मूल्यों पे बल। प्रतिवाद स्वरूप परंपरावाद आगे चल गए किस में बदल गया? आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण का रूपागम है व्यवहार। किसका उदय है यहां पे? व्यवहारवाद का उदय। और व्यवहारवाद जो है वो बेसिकली किस चीज पे बल देता है? तथ्यों पर बल देता है। उसके बाद अपन देखते हैं संवाद के स्वरूप। संवाद के स्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? उत्तर व्यवहारवाद की। किसकी होती है? उत्तर व्यवहारवाद की। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो किस चीज पे बल देता है? वो है तथ्य प्लस मूल्य के समन्वय पर बल। तथ्य और मूल्य के समन्वय पे बल। और ये जो पद्धति के माध्यम से माइकल हेंस, ये डायग्राम किसने बताया? माइकल हेंस ने बताया। तो इसका नाम उन्होंने दिया है द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए आप एक बार इसको, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहें। कि उत्तर व्यवहारवाद, मैं पुनः बता देता हूं आपको कि अपन जब उत्तर व्यवहारवाद की घटनाओं पे अपन जब चर्चा करते हैं और उन पे अपन जब बल देते हैं तो अपने को अपनी जो परिभाषा के तौर पे अपन इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। आज की जो ये क्लास जो है आपका, आज का जो लेक्चर जो है, इसका मेरा जो उद्देश्य वो यही है कि आप उत्तर व्यवहारवाद को समझ सके, जान सके कि उत्तर व्यवहारवाद क्या था, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी। पहला सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जब अपन अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ सवाल उत्पन्न होने चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव क्यों हुआ। जब व्यवहारवाद था तो फिर उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब ऐसा सवाल आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होगा तो निश्चित तौर से आप उन कारण, उन घटनाओं को जानने का प्रयास निश्चित तौर से करेंगे कि इन घटनाओं के कारण व्यवहारवाद है, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। अब वो कारण क्या है वो मैंने आपको बताया कि उद्भव क्यों हुआ। तो उद्भव के बारे में जो अपन देखते हैं तो अपने को देखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिसने संपूर्ण विश्व के वातावरण को क्या कर दिया था? अराजक कर दिया था, तनावपूर्ण कर दिया था। और इसी दौर में व्यवहारवादियों ने जो अपने शोध निर्माण के कार्य में वो लगे हुए थे, अर्थात अपने कह सकते हैं कि बड़े बड़े पुस्तकालयों के अंदर बैठ करके राजनीति विज्ञान के शोध निर्माण का कार्य जो कर रहे थे, वो शोध जब वो बाहर निकले अपना शोध लेकर के तो देखा कि समाज का जो वातावरण है वो पूर्णतः अराजक हो चुका है। और उनके द्वारा किए गए शोध के आधार पे समाज को उस जो भययुक्त वातावरण है उससे मुक्ति नहीं मिल रही थी। उन्होंने खुद महसूस किया कि हमारा शोध जिसपे हमने इतना लंबे समय से अपने कार्य किया, वो शोध इस समाज के इस तनावपूर्ण वातावरण को से निजात दिलाने में किसी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं हो रहे। तो यहां ये उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन था। अर्थात व्यवहारवाद में जो कमियां थी, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में जो तनाव और अराजक जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए जो कमियां रही थी उन कमियों में सुधार करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसे एक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इसके बाद व्यवहार को उत्तर व्यवहारवाद के जो वास्तविक जन्मदाता थे डेविड ईस्टन, जो अमेरिका की पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण 1969 में स्वयं व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में क्या कर दिया था? कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था कि हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी विशेष बल देना है। यहां बात आ गई इसमें कि व्यवहारवाद के उपरांत उत्तर व्यवहारवाद का जो उदय हुआ वो तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के समावेश पर भी क्या है? बल देता है। दूसरी ओर व्यवहारवाद के दो नारे हैं। वो कहता है कर्म, कार्य
और कार्य की प्रासंगिकता होनी चाहिए। यानी कि हमें कर्म करना है, कार्य करना है, सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए अध्ययन की समाज के संदर्भ में प्रासंगिकता हो, वो समाज के संदर्भ में उपयोगी हो, समाज के संदर्भ में महत्व रखता हो। तो यहां कर्म और प्रासंगिकता पे बल दिया गया। उसके बाद अपन जब चर्चा करते हैं तो यहां एक माइकल हेंस जो विचारक थे, उन्होंने स्वयं कहा इस चीज के लिए कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद में आपको मूल्य दिखाई दे रहा है, परंपरावाद में आपको मूल्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसा देख करके आपको लगता है कि कहीं ना कहीं परंपरावाद की ही पुनरावृत्ति है, लेकिन ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावाद के मूल्य और व्यवहारवाद के तथ्य जो है, इनके दोनों गुणों को सम्मिलित करने का प्रयास है, बल जो है उनको दिया गया है। और इस कर्म को उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद के रूप में परंपरावाद है जो मूल्यों पे बल देता है, प्रतिवाद परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का उद्भव होता है जो तथ्यों पे बल देता है, और इस प्रतिवाद स्वरूप एक नए वाद का उत्पन्न होता है, संवाद के रूप में वो होता है उत्तर व्यवहारवाद जो तथ्य और मूल्य के समन्वय पे बल देता है। तो आज के इस लेक्चर में आप व्यवहारवाद के संदर्भ में उत्तर व्यवहारवाद का जो उद्भव हुआ था उसकी जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए, मैं ऐसी आशा आपसे करता हूं। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताओं को लेकर के। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।